उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव थे। चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस पार्टी ने करीब 53 विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट को, जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर थी, उसको डाउनलोड किया। वो पीडीएफ फॉर्मेट में होती थी उन दिनों। उसको डेटाबेस में कन्वर्ट किया और अपना विश्लेषण किया। हमने ये पाया कि इन 53 सीटों पे करीब 17 लाख जो वोटर है वो या तो फर्जी है या फिर वो डाउटफुल था। ये रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंपी गई। चुनाव आयोग ने उसको खारिज कर दिया और कहा यह संभव नहीं है। लेकिन इसके बाद चुनाव आयोग ने खुद सर्वे किया और करीब 27 लाख वोटर उन्होंने कहा कि उन्होंने इस कैटेगरी में डिलीट किए हैं। लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला इसके बाद चुनाव आयोग ने ले लिया। नवंबर 2018 के अंदर चुनाव आयोग ने तय किया कि अब जो वो पीडीएफ फॉर्मेट में फाइल लोड करता है वोटर लिस्ट की, अब वो इस तरह से होगी कि उसको डाउनलोड करके डेटाबेस में कन्वर्ट न किया जा सके। ये इसलिए किया गया कि आने वाले समय के अंदर विश्लेषण संभव न हो। इस फैसले के खिलाफ तब कांग्रेस पार्टी और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ थे, वो सुप्रीम कोर्ट में गए और कहा कि नहीं, ये गलत है। वोटर लिस्ट को डाउनलोड करने का, उसको स्कैन करने का, उसको डेटाबेस में कन्वर्ट करने का अधिकार है। तो चुनाव आयोग ने कोर्ट में ये बोला कि अब उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर दिया है। अब इस तरह की कोई समस्या नहीं आ रही है और उन्होंने डेटा भी दिया कि किस तरह से उन्होंने फर्जी वोटर, नकली वोटर पकड़े हैं। इस आश्वासन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वो पिटीशन रद्द कर दी। लेकिन आज 7 साल के बाद, जैसा राहुल गांधी जी ने बताया है, अभी भी फेक वोटर, डुप्लीकेट वोटर, एक जैसे फोटो वाले वोटर मौजूद है। और अब हम इसका विश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि लगातार चुनाव आयोग 18 के बाद से इस काम को मुश्किल करता जा रहा है। राहुल गांधी को केवल चुनाव आयोग से नहीं, उस गोदी मीडिया से भी लड़ना होगा जिसने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लगातार और विस्तार से नहीं दिखाया। उन अखबारों से भी लड़ना होगा जिसके पहले पन्ने पर उनकी खबर नहीं छपी, जबकि 7 अगस्त के दिन इससे बड़ी घटना देश में नहीं हुई। आप अपने ही समय में, इसी समय में देख सकते हैं कि अखबार कैसे खबरें छिपा रहे हैं। अगर आयोग गलत नहीं है, बीजेपी चोरी से चुनाव नहीं जीत रही है, तो अखबार खबरों को क्यों छिपा रहे हैं? 8 अगस्त के द टेलीग्राफ और अमर उजाला संस्करण के पहले पन्ने देखिए, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई जिक्र नहीं। द टेलीग्राफ ने चौथे पन्ने पर जाकर राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनके आरोपों पर रिपोर्ट छापी है। अमर उजाला ने फ्रंट पेज पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान को जगह दी है, जिसमें वे किसानों के हितों के लिए बड़ी कीमत चुकाने को तैयार हैं, ऐसा कह रहे हैं। पहले पन्ने के अंदर छपने वाले दूसरे मुख्य पृष्ठ पर अखबार ने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी खबर छापी है। उसमें भी हेडलाइन का आकार उत्तराखंड की तबाही की हेडलाइन से छोटा रखा गया है। राहुल गांधी की खबर को लीड हेडलाइन नहीं बनाई गई है। मनमोहन सिंह के समय एक सीएजी हुए थे, विनोद राय। उन्होंने 2G घोटाले में जीरो लगाना शुरू किया, लगाते चले गए। आज तक 2G घोटाला साबित नहीं हो सका, लेकिन तब अखबारों ने पहले पन्ने पर छापा जरूर। तब बीजेपी की हर प्रेस कॉन्फ्रेंस को पहले पन्ने पर कवर किया जाता था और बीजेपी के उठाए सवालों को लेकर टीवी चैनलों में बहस होती थी। जनता में भ्रष्टाचार को लेकर गुस्सा फैलने लगा। इसका मतलब है कि अगर जनता को पता चले कि वोटों की चोरी हो रही है, तो वह सड़कों पर तिरंगा लेकर उतर सकती है, जैसा उसने 2011-12 के साल में किया। क्या उसी जनता को रोकने के लिए मीडिया राहुल के सवालों को आधे अधूरे तरीके से छाप रहा है, खबरों से गायब कर रहा है और बोलने पर शपथ पत्र के नाम पर नोटिस भेजा जा रहा है? आप क्यों कर रहे हैं ये सब? क्योंकि आपके मन में शायद चोर है। सिंपल यही बात है। 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल अकेले आए थे। इस तरह का दृश्य तो 11 साल से प्रधानमंत्री मोदी के लिए सोचना असंभव है। सारी संस्थाओं की ताकत समेट कर बैठे हैं, मगर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक नहीं कर सके। क्या यही इतने बड़े लोकतंत्र का बेंचमार्क है? यह भी पूछिए कि एक व्यक्ति के सामने इतने पत्रकार बैठे हैं, यह व्यक्ति अकेला इनका सामना कर रहा है, लेकिन क्या इतनी जगहों पर प्रमुखता से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबरें छपी हैं? आप भी चेक कीजिए। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को बीजेपी का बंधुआ मजदूर कहा है। उन्होंने भी इस तरह की गड़बड़ी दिखाई। हमने इसी साल मार्च महीने में ममता बनर्जी के दावे पर एक वीडियो बनाया था, 5 मार्च के दिन। कितने चैनलों ने उनके दावों को लेकर गंभीरता से कवर किया। भारत का मीडिया लोकतंत्र के लिए है या लोकतंत्र को कुचलने के लिए? उस दिन ममता बनर्जी भी इसी तरह लिस्ट लेकर अपने कार्यकर्ताओं के सामने कुछ वोटर के नाम पढ़ने लगी, बताने लगी कि बंगाल के वोटर लिस्ट में
पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान के वोटरों के नाम जोड़ दिए गए हैं। एक ही एपिक नंबर पर कोई मोहम्मद शाहिदुल इस्लाम है और उसी एपिक नंबर से हरियाणा में कोई सोनिया देवी है। इस तरह रानीनगर के मोहम्मद अली हुसैन का वोटर आईडी नंबर हरियाणा के मंजीत से मेल खाता नजर आता है। দেখুন আমি প্রমাণ দিচ্ছি। সবসময় মনে রাখবেন এপিক কার্ডটা XYZ নামে যে ভোটগুলো তুলেছে এবং LPZ এরকম কিছু একটা আছে এদের নামে তুলেছে। ধরুন একটা নাম মুর্শিদাবাদে রানীনগরে বাড়ি মোহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম, এর এপিক কার্ড নাম্বার যেটা আছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে তার সাথে কানেক্ট করেছে নাম সোনিয়া দেবী। সোনিয়া দেবী তার বাড়ি কোথায়? তার বাড়ি হচ্ছে হরিয়ানা। এবার দেখুন পরের পর মোহাম্মদ আলী হোসেন রানীনগরে বাড়ি, তার সাথে নাম তুলেছে কার? মঞ্জিত। বাড়ি তার নাম কি? তার বাড়ি কোথায়? হरियाणा। यह एक अलग प्रकार की गड़बड़ी थी। एक ही नंबर पर बंगाल का वोटर पुरुष और हरियाणा का वोटर स्त्री। चुनाव आयोग ने गलती मानी लेकिन कहा यह फेक वोटर नहीं है, मैनुअल सिस्टम के कारण कुछ डुप्लीकेशन हुए, नए एपिक नंबर जारी कर सुधार किए गए। यह किसने पकड़ा? ममता बनर्जी ने। चुनाव आयोग ने खुद से नहीं पकड़ा, जबकि काम उनका था। अगर ममता बनर्जी को भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे दिए जाएं तो क्या पता वे और भी गड़बड़ियां खोज निकालें। अखिलेश यादव का एक बयान है कि कुंदरकी विधानसभा में गड़बड़ी को लेकर हलफनामा दिया मगर कार्रवाई नहीं हुई। आम आदमी पार्टी भी दिल्ली में यही आरोप लगा रही है। वोट काटने और जोड़ने को लेकर कितने आरोप लगाए। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी के मंत्रियों और सांसदों के पते पर फर्जी वोटर जोड़े जा रहे हैं। एक सांसद के घर पर फर्जी वोटर कैसे जोड़ सकते हैं? चुनाव आयोग ने खुद से इन गलतियों को क्यों नहीं पकड़ा? क्यों आम आदमी पार्टी को उस वक्त डोर टू डोर अभियान चलाकर यह काम करना पड़ा था? क्या बीजेपी के समर्थक और नेता यही चाहते हैं चुनाव कैसे भी जीत लिया जाए? बीजेपी के समर्थकों को आगे